हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर ऑफ 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 7 दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड जॉब सीक्वेंसिंग का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर देने वाला हूं। थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपका एंटायर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के चैप्टर चाहे वो मैथ्स 1 हो, मैथ्स 2 हो, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके उसे वॉच कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड जॉब सीक्वेंसिंग। तो एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन असाइनमेंट सॉल्व करके बताने वाला हूं। उसके बाद में एक्सरसाइज 7.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सो देखो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया है जॉब है, देयर आर 4 जॉब्स P, Q, R and S एंड देयर आर 4 मशीन आपको दिया है 1, 2 and 3। क्वेश्चन इज फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट एंड ऑल्सो मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना 31, 25, ये सब जो वैल्यू दिया है दीज आर द कॉस्ट, ये सब कॉस्ट वैल्यू है। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको कॉस्ट दिया रहेगा डेटा में या क्वेश्चन में, जब आपको कॉस्ट मिनिमाइज करने को बोलेगा तो वो प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन का असाइनमेंट होता है, और अगर प्रॉफिट रहेगा तो वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये कॉस्ट यहाँ पे दिया है तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का असाइनमेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टेप 1 क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली समझेगा। स्टेप 1 में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि गिवन प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं है। चेक कर लो यहाँ पे। अब देखो आपको नंबर ऑफ जॉब्स कितना है, नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन, दोनों इक्वल है देखो यहाँ पे, बिकॉज देर आर 4 जॉब P, Q, R and S and there are 4 machine 1, 2, 3, 4। तो 4 जॉब इक्वल टू 4 मशीन, प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence problem is balanced, hence problem is balanced। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम ये बैलेंस्ड है, आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यू कैन राइट एंड कॉस्ट डेटा इज गिवन, cost data is given, hence it is minimization, hence it is minimization assignment problem, hence it is minimization assignment problem। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर बैलेंस रहेगा तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अगर अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस करके फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम बैलेंस है, कॉस्ट है तो मिनिमाइजेशन है। अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 2। तो देखो स्टेप 2 क्या रहता है, स्टेप 2 में हम लिखते हैं रो मिनिमाइजेशन, इसे हम बोलते हैं रो मिनिमाइजेशन। तो रो वाइज हम मिनिमाइज करेंगे, रो मिनिमाइजेशन। तो सेम वे यहाँ पे आपको जॉब दिया है राइट, P, Q, R, S, जॉब लिख दिया। यहाँ पर देखो आपका मशीन है 1, 2, 3 और ये 4 मशीन हो गया। रो मिनिमाइजेशन में क्या करना है आपको, फर्स्ट रो का सबसे मिनिमम वैल्यू आपको लेना है। देखो फर्स्ट रो में 31, 25, 33, 29 है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें से आपको 25 दिया है। तो वो मिनिमम वैल्यू को बाकी के एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो फर्स्ट रो का मिनिमम 25 है, तो 31 माइनस 25 यहाँ पे 6 लिखेंगे, 25 माइनस 25 0 आएगा, 33 माइनस 25 8 आएगा, 29 माइनस 25 तो 4 आएगा। एग्जैक्टली सेम वे हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रो का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड रो का देखो मिनिमम यहाँ पर 21 दिया है, तो 25 माइनस 21 4 आएगा, 24 माइनस 21 3 आएगा, 23 माइनस 21 2 आएगा, 21 माइनस 21 0 आ जाएगा आपका। थर्ड रो को मिनिमाइज करेंगे, तो थर्ड रो का देखो मिनिमम वैल्यू कितना दिया है 19 है, तो 19 माइनस ईच वैल्यू, तो 19 माइनस 19 0 हो जाएगा, 21 माइनस 19 2 हो जाएगा, 23 माइनस 19 तो 4 आएगा, 24 माइनस 19 तो 5 आ जाएगा।
नाउ लास्ट रो यानी कि फोर्थ रो का मिनिमम देखो 38, 36, 34, 48, तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें हमें मिल रहा है कि 34, तो 38 माइनस 34 तो 4 हो जाएगा, 36 माइनस 34 2 आएगा, 34 माइनस 34 0 आएगा, 40 माइनस 34 यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। तो हमने यहाँ से रो मिनिमाइजेशन का टेबल फॉर्म कर दिया है। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है कॉलम मिनिमाइजेशन। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन देखते हैं। अब जो रो मिनिमाइजेशन का टेबल मिला है उसी से हम कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल फॉर्म करेंगे। तो सेम वे यहाँ पे आप लिखोगे जॉब्स, जॉब से आपका P Q R and S, और यहाँ पे मशीन आपको दिया है 1 2 3 एंड ये देखो आपका 4 है। सो रो मिनिमाइजेशन से अब हम कॉलम मिनिमाइजेशन ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 0 को हम किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 6 माइनस 0 देखो 6 आएगा फर्स्ट कॉलम में, देन 4 माइनस 0 तो 4 ही रहने वाला है, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 तो ये 4 रहेगा, नो चेंजेस। देखो सेम वे सेकेंड कॉलम में भी मिनिमम 0 है, थर्ड कॉलम में भी मिनिमम 0 है और फोर्थ कॉलम में भी मिनिमम 0 है, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर चेंज नहीं होगा। सेम थिंग कॉपी कर लो आप। सो दिस इज 0 3 2 2 हो गया, दिस इज 8 2 4 और ये 0 हो गया, और यहाँ पर देखो आपका 4 0 5 और ये 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 कॉलम मिनिमाइजेशन। अब नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 4 टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप 4 टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, इसे हम बोलते हैं टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी में ना हम इसमें सॉल्यूशन चेक करेंगे कि ऑप्टिमल है या नहीं है। ऑप्टिमल है या नहीं कैसे चेक करेंगे? नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। तो क्या करना है, जो आपका कॉलम मिनिमाइजेशन वाला टेबल है उसमें ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या फिर दोनों भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो लाइन ड्रॉ करने का रूल क्या है मालूम है? आप सबसे पहले रो वाइज चेक करोगे, जिस रो में सबसे ज़्यादा 0 रहेगा वो लाइन हम पहले ड्रॉ करेंगे। यानी कि रूल क्या होता है टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी का, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करके मैक्सिमम 0 को कवर करना है, ये ध्यान में रख लो आप। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करके मैक्सिमम 0 को कवर करना है। तो अगर मैं देखो ये लाइन ड्रॉ करूँगा तो सिंगल 0 कवर होगा, ये लाइन ड्रॉ किया सिंगल 0, ये भी सिंगल 0 सिंगल 0। यानी कि अगर मैं रो वाइज कोई भी लाइन ड्रॉ करूँगा तो सिंगल 0 कवर हो रहा है। हमें एक्चुअली कवर करना होता है मैक्सिमम 0। तो अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे कि क्या एक से ज़्यादा 0 कवर होता है क्या लाइन ड्रॉ करने पे। देखो अगर मैंने फर्स्ट कॉलम ड्रॉ किया सिंगल 0 कवर होगा, सेकंड कॉलम ड्रॉ किया सिंगल 0, थर्ड कॉलम सिंगल 0, फोर्थ कॉलम सिंगल 0। यानी कि यहाँ पे रो एंड कॉलम कैसे भी लाइन ड्रॉ करो सिंगल 0 ही कवर होने वाला है। तो कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ड्रॉ कर दिया, मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम ड्रॉ कर दिया, और फिर ये देखो 0 कैंसिल हुआ और ये 0 कवर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, रूल क्या रहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करके मैक्सिमम 0 कवर करना है। तो पूरा 0 कवर हो गया। अब आप चेक करोगे टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी स्टेप 4 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ लाइन कितना है? 4 है, हमने 4 लाइन ड्रॉ किया। साइज ऑफ द मैट्रिक्स से मतलब होता है कि कितना जॉब एंड कितना मशीन है। तो यहाँ पे 4 जॉब है 4 मशीन है, तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स 4 हो गया। तो व्हेन द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन, सॉल्यूशन ऑप्टिमल रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। एक बार सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया तो हम नेक्स्ट यानी कि लास्ट स्टेप करेंगे डूइंग असाइनमेंट, स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 5। स्टेप नंबर 5 है डूइंग असाइनमेंट।
डूइंग असाइनमेंट। तो डूइंग असाइनमेंट में क्या करना है, प्रीवियस टेबल आपको कॉपी करना होता है। तो ये प्रीवियस टेबल है, उसे कॉपी करेंगे विदाउट लाइन। तो देखो यहाँ पर आपको दिया था जॉब PQRS था, और यहाँ पर आपको मशीन दिया है मशीन 1 2 3, और यहाँ पर देखो फोर्थ मशीन, सेम वैल्यू कॉपी करना है 6404, और यहाँ पर देखो आपका 0322, यहाँ पर दिया है 8240 है, और यहाँ पे दिया है 405, और यहाँ पर देखो 6 दिया हुआ है। तो मैंने सेम प्रीवियस टेबल कॉपी कर लिया है। असाइनमेंट कैसे करना होता है, रो वाइज या तो फिर कॉलम वाइज आप सर्च करोगे सिंगल ज़ीरो, जहाँ पर सिंगल ज़ीरो मिलेगा वहाँ पे हम असाइनमेंट यानी कि एक बॉक्स बना देंगे। देखो फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दिया हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है ना, तो आप ये करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेक करोगे कोई ज़ीरो है क्या। अगर कोई ज़ीरो रहेगा तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो असाइन किया, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई भी ज़ीरो नहीं है तो कुछ कैंसिल नहीं करना है। एग्जैक्टली सेम वे अब हम देखेंगे सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में भी देखो मुझे सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो सेकेंड रो में हमने सिंगल ज़ीरो असाइन किया, इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है उसमें अगर कोई ज़ीरो होगा एक्स्ट्रा तो उसे हम कैंसिल करते हैं, बट वैसा है नहीं। अब हम देखते हैं थर्ड रो। तो थर्ड रो में भी देखो आपको सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो सिंगल ज़ीरो असाइन कर दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में एक भी ज़ीरो नहीं है तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। नाउ फोर्थ रो में देखेंगे हम लोग। तो फोर्थ रो में देखो सिंगल ज़ीरो मिल रहा है आपको, असाइनमेंट कर दिया हमने, और करस्पॉन्डिंग कॉलम में एक भी ज़ीरो नहीं है तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अगर आप कॉलम वाइज जाओगे तो भी असाइनमेंट होगा, रो वाइज तो भी असाइनमेंट होगा। जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल ज़ीरो जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये असाइनमेंट हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ मालूम है, कि जो जॉब P है वो मशीन 2 पर लगेगा, जॉब Q मशीन 4 पर लगेगा, और जॉब R जो है वो मशीन 1 पे लगेगा, और जॉब S जो हो मशीन 3 पे लगेगा। तो ये हमारा असाइनमेंट हो जाएगा। तो अब देखो मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉब, ठीक है, यहाँ पे जॉब लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मशीन, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट। जॉब आपको पता है PQRS, ये जॉब है। तो जॉब P कौन से मशीन पे जा रहा है, सेकेंड मशीन पे, तो यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा। जॉब Q कहाँ पे जा रहा है, फोर्थ मशीन पे, तो फोर्थ लिखोगे। जॉब R कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट मशीन पे। जॉब S कहाँ पे जा रहा है, देखो थर्ड मशीन पे, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग हम कॉस्ट लिख देंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो आपको डेटा दिया हुआ है वहाँ से हम कॉस्ट लिखेंगे। देखो तो जॉब P मशीन 2 है, तो जॉब P मशीन 2 कॉस्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 25 दिया है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल कॉस्ट 25। नेक्स्ट जॉब Q मशीन 4 है, तो जॉब Q मशीन 4, जॉब Q मशीन 4 का कॉस्ट देखो आपको दिया है 21, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21। नेक्स्ट जॉब R, तो जॉब R का मशीन 1 है, देखो कितना है 19 रुपीज़ कॉस्ट है, तो लिख दो यहाँ पे 19। जॉब S, जॉब S मशीन 3, जॉब S मशीन 3 34 कॉस्ट है, तो यहाँ पे आप लिख दो 34। जस्ट आप इसे ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट। तो हम इसे ऐड कर देते हैं। सो देखते हैं 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 4 हो जाएगा 19, और 3 + 1 4, 4 और ये 2 6, 6 2 8 और 1 9, 99 आ गया। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹99। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपके अपकमिंग HSC 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्टेड है। आइदर 3 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 4 मशीन दिया है एंड 5 वैकेंट प्लेसेस दिया हुआ है। देखो 4 मशीन है, M1 M2 M3 एंड M4। 5 वैकेंट प्लेसेस है जहाँ पर मशीन को इंस्टॉल करना है। तो प्लेसेस है A B C D एंड E। 5 प्लेस हो गया, 4 मशीन हो गया। और यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया है कि मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट C। तो मशीन M2 जो है ना वो C के प्लेस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट।
और एक कंडीशन दिया है, मशीन M3 कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एट प्लेस ए ड्यू टू हाई कॉस्ट। तो जब भी ये टाइप का कंडीशन दिया रहेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम में, तो हम उसे बोलते हैं प्रोहिबिटेड या उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ऑलवेज रिमेंबर, फिर से मैं बोलता हूँ, जब आपको कॉस्ट वाइज यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया रहेगा, प्रोहिबिशन दिया रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्टेड और यू कैन से प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। सॉल्व करने का रूल सेम है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एग्जैक्टली सेम वे सॉल्व करना है। जस्ट ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ पर कॉस्ट नहीं दिया है या फिर जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे हम इन्फिनिटी कॉस्ट लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो मशीन M2 और प्लेस C ये प्रोहिबिटेड है ना, तो यहाँ पे इन्फिनिटी करके आ जाएगा, सिंबल आएगा इन्फिनिटी। आप देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये वैसे इन्फिनिटी लिख देंगे हम लोग। एंड मशीन M3 देखो प्लेस ए पर पुट नहीं कर सकते हम लोग, से इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप ये डैश के प्लेस पे इन्फिनिटी लिख दोगे। इनफाइनाइट कॉस्ट मतलब वेरी लार्ज कॉस्ट, उसका कुछ यूज़ नहीं है, जस्ट आपको लिखना है और प्रॉब्लम को नॉर्मल वे से सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग ऑल्सो आपको ये भी देखना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन 4 है, लेकिन नंबर ऑफ प्लेसेस 5 है, ABCDE 5 प्लेसेस है, नंबर ऑफ मशीन 4 है, M1 M2 M3 M4। तो व्हेन नंबर ऑफ प्लेसेस नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन, प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, तो हम उसे बैलेंस करेंगे। और आपको क्या चेक करना है कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन है। तो क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दिया है ना आपको 4 6 10 5 6, ये जो वैल्यू मेंशन किया है, दीज आर द कॉस्ट मैट्रिक्स, ये कॉस्ट वैल्यू है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कॉस्ट डेटा दिया रहेगा तो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, जब प्रॉफिट डेटा दिया रहेगा तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम में क्या करना है। प्रॉब्लम प्रोहिबिटेड यानी कि रेस्ट्रिक्टेड है, अनबैलेंस्ड है और मिनिमाइजेशन है। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोई स्टेप 1 लिखता हूँ, सिंस नंबर ऑफ, यहाँ पे आप लिख दोगे स्टेप नंबर 1, तो लिखोगे सिंस नंबर ऑफ मशीन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेसेस, देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड लिखेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको। एक मशीन यहाँ पे शॉर्ट है, तो हम एक डमी मशीन, डमी यानी होता है इमेजिनरी मशीन लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेट M5 बी द डमी का मतलब होता है इमेजिनरी मशीन। तो लेट M5 बी द डमी मशीन विथ, इसका कॉस्ट हम लोग ऑलवेज 0 लेते हैं। तो लेट M5 बी द डमी मशीन विथ 0 कॉस्ट। और हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉस्ट इज गिवन, देखो लिखता हूँ मैं, सिंस कॉस्ट डेटा इज गिवन, देयरफॉर प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन। ठीक है, कॉस्ट डेटा इज गिवन, प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन। अब हम क्या करेंगे मालूम है, गिवन प्रॉब्लम को सबसे पहले हम बैलेंस करके लिखेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, मतलब रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, डूइंग असाइनमेंट हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बट पहले हम प्रॉब्लम को बैलेंस करके लिखते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया मशीन M1, देन है मशीन M2, मशीन M3 हो गया, मशीन M4 और हमने ये डमी मशीन लिया है M5। और यहाँ पे प्लेसेस है प्लेसेस आपको दिया हुआ है ABCD। ठीक है, प्लेसेस आपको दिया है यहाँ पे A है, B है, C, D, ये 5 प्लेसेस है। वैल्यूज़ जो दिया हम लिख देंगे। तो वैल्यूज़ आपको देखो यहाँ पे दिया है 4 6 10 5 6। सेकेंड रो आपको दिया है 7 4, ये इन्फिनिटी है, ये 5 है और ये 4 हो गया। थर्ड रो आपको देखो यहाँ पे दिया है इन्फिनिटी, फिर ये 6 है, 9 है, 6 है, 2 है। फोर्थ रो आपको दिया हुआ है 9 3 7 2 3
और जो हमने डमी मशीन लिया है तो डमी मशीन का कॉस्ट ऑलवेज 0 0 आता है। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, प्रॉब्लम को हमने बैलेंस्ड करके लिख दिया। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है रो मिनिमाइजेशन, आपको पता ही है पहले से। स्टेप नंबर 2 है रो मिनिमाइजेशन, ठीक है। रो मिनिमाइजेशन हम करेंगे यहाँ पे, यानी कि ईच रो का मिनिमम वैल्यू लेंगे और उसे हम बाकी के एलिमेंट से सबट्रैक्ट कर देंगे। सो अगेन यहाँ पे टेबल आएगा M1 M2 M3 देन M4 M5। 5 मशीन हो गया। प्लेसेस हो गया देखो आपका A B C D E, 5 प्लेसेस हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट रो का मिनिमम क्या है। तो फर्स्ट रो का देखो मिनिमम वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 4 मिलेगा। तो 4 को बाकी एलिमेंट से माइनस कर दो। तो 4 - 4 0, 6 - 4 2, 10 - 4 तो 6 आएगा, 5 - 4 1 आएगा, 6 - 4 2 आएगा। सेकेंड रो का चेक करते हैं। सेकेंड रो का मिनिमम वैल्यू देखो क्या है, 4 अगेन है। इन्फिनिटी तो बहुत लार्ज वैल्यू होता है, उसे कंसीडर ही नहीं करना है आपको। तो सेकेंड रो का जो मिनिमम वैल्यू वो 4 है। तो 7 - 4 लिख दो 3, 4 - 4 0। इन्फिनिटी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा। 5 - 4 1, 4 - 4 देखो 0 हो गया। नाउ थर्ड रो, अब देखते हैं थर्ड रो का मिनिमम वैल्यू क्या है। तो थर्ड रो का मिनिमम वैल्यू 2 है। तो इन्फिनिटी एज इट इज़ रहेगा। 6 - 2 4 आएगा, 9 - 2 7 आएगा, 6 - 2 4 आएगा, 2 - 2 0 आएगा। फोर्थ रो, नाउ फोर्थ रो का देखो मिनिमम वैल्यू अगेन 2 है। तो 9 - 2 7, 3 - 2 1, 7 - 2 5, 2 - 2 0, 3 - 2 1। नाउ लास्ट रो, हम डमी वाला रो देखेंगे। तो लास्ट रो का मिनिमम वैल्यू तो 0 है। तो 0 - 0 एनीथिंग, तो 0 ही आएगा। तो ये पूरा 0 0 कॉस्ट आपका एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, रो मिनिमाइजेशन। नाउ वी विल डू नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, दैट इज कॉलम मिनिमाइजेशन। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज कॉलम मिनिमाइजेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम मिनिमाइजेशन, ठीक है। कॉलम मिनिमाइजेशन, सो कॉलम मिनिमाइजेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रो मिनिमाइजेशन टेबल। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मशीन, पहले मशीन है M1 M2 देन M3 M4 M5। 5 मशीन हो गया। 5 प्लेसेस हैं। प्लेसेस इज A B C D एंड E, ये 5 प्लेसेस हो गया। अब रो मिनिमाइजेशन से कॉलम मिनिमाइजेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का मिनिमम वैल्यू 0 है। तो 0 को हम किसी भी नंबर से माइनस करेंगे तो चेंज नहीं होगा वो। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज कॉपी कर लो आप, 0 3 इन्फिनिटी 7 और ये 0। सेकेंड कॉलम का मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। तो सेकेंड कॉलम का भी मिनिमम वैल्यू सेम 0 ही है, तो वही सेम कॉपी करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 2 0 देन दिस इज 4 1 और ये 0। एग्जैक्टली सेम वे देखो थर्ड कॉलम का भी मिनिमम 0 ही मिल रहा है, तो सेम कॉपी कर लो यहाँ पे वैल्यूज़। ये हो गया आपका 6 देन इन्फिनिटी 7 5 और ये 0। फोर्थ कॉलम का मिनिमम अगेन 0 है, तो सेम वैल्यू कॉपी डाउन, दैट इज 1 1 और ये 4 देन 0 0। फिफ्थ कॉलम का भी सेम आएगा, 2 0 0 देन वी हैव 1 0। तो कॉलम मिनिमाइजेशन हो गया, ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब आता है आपका स्टेप नंबर 4, टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 4, टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी में क्या करना है आपको, जो कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल है उसमें हमें नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है टू कवर मैक्सिमम 0। लाइन ड्रॉ करने का रूल होता है मिनिमम लाइन ड्रॉ करके मैक्सिमम 0 को कवर करना है, तभी आपका राइट रहेगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रो वाइज चेक करेंगे कि मैक्सिमम 0 कौन से लाइन में आ रहा है। देखो फर्स्ट रो में सिंगल 0 है, सेकेंड रो में 2 0 आ रहा है, थर्ड रो में 1 0,
फोर्थ रो में 1 0, बट फिफ्थ रो अगर आप लोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम यानी कि 5 0 आपको मिल रहा है। तो सबसे पहला हम मैक्सिमम 0 को कवर करेंगे, तो मुझे ये लास्ट वाला रो सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। मैक्सिमम 0 कवर हो गया। अगेन वही सेम प्रोसेस है, अगेन हम चेक करेंगे कि जो रिमेनिंग 0 बचा है उसमें से मैक्सिमम 0 कहाँ पर कवर हो रहा है, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो अगेन अगर आप रो वाइज जाओगे, फर्स्ट रो सिंगल 0 है, सेकंड रो में 2 0 है, थर्ड रो में सिंगल 0 है। यानी कि अगर मैं रो वाइज जाता हूँ तो 2 0 मैक्सिमम कवर हो रहा है। कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम ड्रॉ किया सिंगल 0, सेकंड कॉलम में सिंगल 0, थर्ड कॉलम में एक भी 0 नहीं है, फोर्थ कॉलम में सिंगल 0 है, फिफ्थ कॉलम में 2 0 है। तो अगर मैं फिफ्थ कॉलम को ड्रॉ करता हूँ तो मैक्सिमम यानी कि 2 0 एट ए टाइम कैंसिल होगा, यानी कि कवर होगा। और अगर मैं यहाँ पर देखो M2 यानी कि सेकेंड रो ड्रॉ करूँगा तभी भी मेरा 2 0 कवर हो रहा है। तो कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो देखो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ कॉलम, है ना, फिफ्थ कॉलम मैंने ड्रॉ किया, मैक्सिमम 0 कवर हो गया। अब अगर आप रो वाइज जाओ या कॉलम वाइज जाओ, आपका सिंगल 0 ही कवर होने वाला है। बिकॉज देखो फर्स्ट कॉलम में सिंगल 0 कवर होगा, सेकंड कॉलम में सिंगल 0, फोर्थ कॉलम में सिंगल 0 कवर हो रहा है। अगर मैं रो वाइज जाऊंगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में सिंगल 0, सेकंड रो में सिंगल 0, थर्ड रो में 0 है ही नहीं, फोर्थ रो में सिंगल 0 है, तो सिंगल 0 ही कवर होने वाला है। तो हम सिंगल 0 अभी कवर कर देंगे। तो चलो मैं कॉलम वाइज कर देता हूँ। देखो फर्स्ट कॉलम सिंगल 0 कवर कर दिया, सेकंड कॉलम सिंगल 0 कवर कर दिया, और ये थर्ड कॉलम सिंगल 0 कवर कर दिया। यानी कि इस टेबल में, इस मैट्रिक्स में जितना भी 0 था, ऑल जीरोस को हमने कवर कर दिया बाय ड्रॉइंग मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स। अब चेक करेंगे टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, और उसे हम स्टेप 5 में लिखेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या मिल गया है, साइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ लाइन कितना हमने ड्रॉ किया, 1 2 3 4, और ये 5 लाइन्स हमने ड्रॉ किया है। और साइज ऑफ द मैट्रिक्स कैसे मालूम पड़ा आपको, देखो यहाँ पे 5 मशीन है, 5 प्लेसेस है और 5 मशीन है, तो यहाँ पे साइज ऑफ द मैट्रिक्स 5 हो गया। तो नंबर ऑफ लाइन और साइज ऑफ मैट्रिक्स जब इक्वल रहेगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप यानी कि लास्ट यानी कि फिफ्थ स्टेप सॉल्व करेंगे, डूइंग असाइनमेंट। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 5, डूइंग असाइनमेंट। स्टेप नंबर 5 है आपका डूइंग असाइनमेंट। तो फॉर डूइंग असाइनमेंट प्रीवियस टेबल हम लोग कॉपी कर लेंगे एज इट इज़, यानी कि ये टेबल आपको कॉपी करना है विदाउट लाइन। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ M1 मशीन, देन दिस इज़ M2, M3 हो गया, M4 है और ये M5 है। प्लेसेस अवेलेबल आपके पास है A, B, C, D एंड E। ऑल वैल्यूज़ एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। तो ये देखोगे आपका 0 3, फिर इन्फिनिटी है, देन यहाँ पर 7 0। नेक्स्ट कॉलम है आपका देखो 2 0 4 1 और ये 0। नेक्स्ट है 6 है, इन्फिनिटी है, 7 है, 5 है, देन 0। फोर्थ कॉलम है देखो 1 1 4 और ये 0 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 0 0 1 0। अब हम करेंगे असाइनमेंट। तो असाइनमेंट करने का रूल भी आपको पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। हम रो वाइज या तो फिर कॉलम वाइज सर्च करेंगे सिंगल 0, जहाँ पर सिंगल 0 मिलेगा वहाँ पे असाइनमेंट यानी कि एक बॉक्स पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम या रो का जो बाकी 0 होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो सर्च करते हैं, देखो फर्स्ट रो में आपको सिंगल 0 मिल रहा है, तो फर्स्ट रो में सिंगल 0 मैंने असाइन कर दिया। तो मैंने फर्स्ट रो में सिंगल 0 असाइन किया ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितना भी 0 होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे। ये देखो कैंसिल कर दिया। अब हम चेक करेंगे सेकेंड रो। तो देखो सेकेंड रो में सिंगल 0 नहीं है, सेकेंड रो में 2 0 है, तो असाइनमेंट नहीं करेंगे हम लोग। हम थर्ड रो में चेक करेंगे। थर्ड रो में आपको देखो सिंगल 0 मिलेगा, तो थर्ड रो में सिंगल 0 मिल गया, तो करस्पॉन्डिंग 0 ऑफ दिस कॉलम पूरा कैंसिल कर देंगे। तो देखो थर्ड रो में सिंगल 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी 0s को हम कैंसिल कर देंगे ये वे से।
अगेन हम सर्च करेंगे सिंगल जीरो कहाँ पर मिल रहा है, तो सिंगल जीरो देखो अभी आपको सेकेंड रो में मिल रहा है, तो सेकेंड रो में सिंगल जीरो असाइन किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम का जीरो हम कैंसिल कर देंगे, ये रूल है। नेक्स्ट अभी हम चेक करते हैं, फोर्थ रो में देखो सिंगल जीरो मिल रहा है, तो फोर्थ रो में मैंने सिंगल जीरो असाइन किया और करस्पॉन्डिंग कॉलम का जीरो कैंसिल कर दिया। नाउ फिफ्थ रो में देखो मुझे सिंगल जीरो मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग कॉलम में और कोई जीरो नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा असाइनमेंट हो गया। दैट मीन्स व्हाट, मशीन M1 प्लेस ए पर असाइन होगा, मशीन M2 प्लेस बी पर असाइन होगा, मशीन M3 जो है प्लेस ई पर जाएगा, मशीन M4 जो है वो प्लेस डी पर जाएगा, और मशीन M5 तो डमी है वो प्लेस सी पर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा असाइनमेंट शेड्यूल। तो अब हम देखो यहाँ पे असाइनमेंट शेड्यूल लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन। फर्स्ट कॉलम में आएगा आपका मशीन, सेकेंड कॉलम में आएगा आपका प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस कौन से अवेलेबल थे, और फोर्थ कॉलम में आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये वैसे हम शेड्यूल बनाएंगे। तो मशीन हमारे पास है M1 है, M2 है, M3 है, M4 है और M5 है। M5 का तो वैसे कोई रोल नहीं है बिकॉज M5 डमी मशीन है, वो एग्जिस्ट ही नहीं है, फिर भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। मशीन M1 देखो, तो मशीन M1 कहाँ पे असाइन होगा, प्लेस ए पर होगा, लिख दिया हमने। और मशीन M2 कहाँ पर असाइन होगा, मशीन M2 देखो प्लेस बी पर असाइन होगा, वो भी हो गया। मशीन M3 देखो प्लेस ई पर जा रहा है, तो मशीन M3 प्लेस ई। मशीन M4 आपका प्लेस डी पर जा रहा है, ठीक है। और मशीन M5 जो डमी मशीन है वो आपका प्लेस सी पर जा रहा है। और जो इसका कॉस्ट है वो हम ओरिजिनल टेबल से लिखते हैं ऑलवेज। देखो आपका ओरिजिनल टेबल यहाँ पे M1A कितना है, 4 है, तो कॉस्ट हो गया 4। M2B देखो यहाँ पे कॉस्ट ये भी 4 है, तो लिख दिया हमने 4। M3E का कॉस्ट है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। M4D का कॉस्ट है 2, तो हमने 2 लिख दिया। और M5C, तो M5 देखो यहाँ पर है M5 और ये C, तो कॉस्ट उसका 0 है बिकॉज वो डमी है ना, तो 0 आएगा। आप इसे ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 हो जाएगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इक्वल टू ₹12। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स के लिए कंफर्म ये टाइप का सम आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया असाइनमेंट प्रॉब्लम में, हमें सेल्समैन दिया है। सो देयर आर 4 सेल्समैन A, B, C and D एंड देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट 1, 2, 3 and 4। तो हमें क्या करना मालूम है, सेल्समैन का असाइनमेंट करना है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, सो दैट जो मैक्सिमम सेल्स है वो आना चाहिए, यानी कि सेल्स मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, नंबर्स जो आपको दिया है 16, 10, 12, 11, ये सब क्या है, सेल्स दिया है इन रुपीज़। तो हमें यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मैक्सिमाइज वर्ड नहीं दिया रहेगा तो भी अगर प्रॉफिट है या सेल्स है तो उसे हमें मैक्सिमाइज करना ही होता है। तो ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये मैक्सिमाइजेशन के टाइप का है। इसके पहले जो मैंने अभी आपको 2 सॉल्व करके बताया है वो मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है, बट ये मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है। थोड़ा सा चेंज होगा, स्टार्टिंग में एक स्टेप, बाकी सब सिमिलर रहेगा, एज मिनिमाइजेशन के टाइप में ही रहेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि गिवन प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्समैन कितना दिया है, 4, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना दिया है वो भी 4 है, तो प्रॉब्लम बैलेंस हो गया। प्रॉफिट दिया है तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन हो गया। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, यहाँ पे मैं देखो स्टेप 1 लिखता हूँ, नंबर ऑफ सेल्समैन, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्समैन इज इक्वल टू दिया है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, देयरफॉर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, Therefore problem is balanced, प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो गया। एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट इज गिवन,
profit is given, therefore it is maximization assignment problem, therefore it is maximization problem। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है और प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है। तो जब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा ना, तो सबसे पहले हमें उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होता है। मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बनाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं रिग्रेट टेबल। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ रिग्रेट टेबल। रिग्रेट टेबल इसका मीनिंग क्या होता है कि जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसे हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये भी। यहाँ पर देखो सेल्समैन है ए, बी, सी और ये डी दिया है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने का सिंपल रूल है, जो भी आपको वैल्यू दिया है, जो प्रॉफिट वैल्यू दिया है पूरे टेबल में, क्वेश्चन में, उसमें से हम क्या करेंगे ना, मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट में से बाकी वैल्यू को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर आप ये पूरे टेबल में चेक करोगे, देखो 16, 10, 12, 11 पूरे टेबल में अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 16 है। तो 16 में से बाकी वैल्यू को सबट्रैक्ट करके लिखते जाओगे आप यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका रिग्रेट टेबल। तो देखो 16 माइनस 16 0 आ गया, 16 माइनस 10 6 आएगा, 16 माइनस 12 4 आएगा, 16 माइनस 11 देखो 5 आएगा, 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, 16 माइनस 13 तो ये 3 आएगा, 16 माइनस 15 1 आएगा, 16 माइनस 15 1 आएगा, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 तो देखो 5 आएगा, 16 माइनस 14 देखो 2 आएगा, देन 16 माइनस 13 तो 3 आएगा, 16 माइनस 14 तो 2 आएगा, 16 माइनस 14 2 आएगा, 16 माइनस 15 1 आएगा। इसे हम बोलते हैं रिग्रेट टेबल या उसे हम बोलते हैं मिनिमाइजेशन टेबल। ठीक है, अब गिवन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन था, उसे मैंने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 तो हो गया ऑलरेडी, आप यहाँ पर लिखोगे स्टेप 2। स्टेप 2 आपको मालूम है क्या है? स्टेप 2 होता है रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, स्टेप 2 होता है रो मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पर आपको दिया है सेल्समैन ए, बी, सी, डी, ई, सॉरी डी तक ही है, 4 सेल्समैन है और आपको यहाँ पे दिया 4 डिस्ट्रिक्ट, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। रो मिनिमाइजेशन में क्या करना होता है, ईच रो का मिनिमम वैल्यू लेना है और उसको बाकी वैल्यू से सबट्रैक्ट कर देना है। देखो फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम कॉपी कर लो, तो ये हो जाएगा 0, 6, 4 और ये 5। अब हम सेकेंड रो का मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। तो सेकेंड रो का देखो मिनिमम वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 को सबट्रैक्ट करेंगे बाकी के एलिमेंट से इन दैट रो। तो 4 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। थर्ड रो, तो थर्ड रो का देखो मिनिमम वैल्यू अगेन 1 है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1। फोर्थ रो का देखो मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। तो हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया है रो मिनिमाइजेशन का। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 3, दैट इज कॉलम मिनिमाइजेशन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 है ये कॉलम मिनिमाइजेशन। column minimization. So column minimization is obtained from the row minimization. ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल्समैन ए, बी, सी और ये डी हो गया। यहाँ पर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो कॉलम मिनिमाइजेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, देखो फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम कॉपी कर लो आप, 0, देन यहाँ पर 1 है, ये 0 है और ये 2 है। सेकेंड रो का भी मिनिमम वैल्यू 0 ही है, तो भी सेम कॉपी करना है, 6 1 0 1, तो यू विल राइट हियर 6 1 0 1। थर्ड रो का मिनिमम वैल्यू देखो, थर्ड रो का मिनिमम वैल्यू अगेन 0 है, तो सेम थिंग कॉपी डाउन, 4 0 4 1 4 0 4 1। और फोर्थ कॉलम का देखो मिनिमम वैल्यू अगेन 0 है, सेम थिंग कॉपी डाउन, ये हो जाएगा 5 0 1 0। तो कॉलम मिनिमाइजेशन भी हो गया, रो मिनिमाइजेशन भी हो गया।
अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 आता है टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 4, ये लिखोगे आप टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। हाँ, टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, ये स्टेप नंबर 4 है। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे टू कवर मैक्सिमम 0, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करके हम मैक्सिमम 0 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मैक्सिमम 0 कहाँ पर कवर होगा। अगर मैं रो वाइज जाऊँगा तो फर्स्ट रो में सिंगल 0 कवर होगा, सेकेंड रो में 2 0 कवर हो रहा है, थर्ड रो में 2 0 कवर हो रहा है, फोर्थ रो में 1 0 कवर हो रहा है। तो सेकेंड और थर्ड में मैक्सिमम 0 कवर हो रहा है। कॉलम वाइज भी चेक कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉलम में 2 0, सेकेंड कॉलम में 1 0, थर्ड कॉलम में 1 0, फोर्थ कॉलम में 2 0। तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम यानी कि 2 0 कवर हो रहा है। तो एट ए टाइम मैक्सिमम हम 2 0 कवर कर सकते हैं, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। तो कैसे भी आप ड्रॉ करो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैक्सिमम यानी कि ये 2 0 कवर कर दिया मैंने फर्स्ट कॉलम में, फिर मैंने ये 2 0 कवर कर दिया फोर्थ कॉलम में। अब देखते हैं और कहीं मैक्सिमम 0 कवर होगा क्या। अगर आप रो वाइज जाओगे तो सिंगल 0, रो वाइज जाओगे सिंगल 0, कॉलम वाइज जाओगे सिंगल 0, कॉलम वाइज सिंगल 0। तो अब सिंगल 0 ही कवर होगा, आइदर रो वाइज ड्रॉ करो या फिर कॉलम वाइज ड्रॉ करो। तो कैसे भी ड्रॉ कर दो। मैं देखो यहाँ पे सेकेंड कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ और ये थर्ड कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ। ऑल जीरोस कवर हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ number of line is equal to size of matrix, और वो कितना है, 4 है। 4 लाइन है और साइज ऑफ मैट्रिक्स भी 4 है। साइज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कितना सेल्समैन और कितना डिस्ट्रिक्ट है। 4 सेल्समैन 4 डिस्ट्रिक्ट है। सो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। और एक बार सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ जाता है तो हमारा स्टेप नंबर 5 होता है लास्ट स्टेप, डूइंग असाइनमेंट। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है डूइंग असाइनमेंट, डूइंग असाइनमेंट। तो फॉर डूइंग असाइनमेंट प्रीवियस टेबल हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ ABCD सेल्समैन है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 1 2 3 और ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गया। सेम थिंग कॉपी करना है। दिस इज 0 6 4 5, देन 1 1 0 0, फिर यहाँ पर देखो आपका है 0 0 4 1 और यहाँ पर दिया आपको 2 1 1 0। और असाइनमेंट कैसे करना है वो भी आपको पता ही है, इसके पहले 2 सम हमने सॉल्व किया हुआ है। तो रो एंड कॉलम वाइज हम सर्च करेंगे सिंगल 0 कहाँ पर मिल रहा है। जहाँ पर सिंगल 0 मिलेगा वहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे और उसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जितना भी 0 होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट रो में मुझे सिंगल 0 मिल रहा है, तो फर्स्ट रो में मैंने असाइनमेंट कर दिया, तो फर्स्ट रो में सिंगल 0 था, असाइन हो गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई 0 होगा तो वो मुझे कैंसिल करना होगा, मैंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो सेकेंड रो में सिंगल 0 नहीं है, 2 0 है, तो वहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते हम लोग। थर्ड रो में चेक करते हैं। देखो थर्ड रो में सिंगल 0 है, कर दिया हमने असाइनमेंट। इसके कॉलम में कोई 0 नहीं है कैंसिल करने के लिए। अब हम फोर्थ रो में देखते हैं, तो फोर्थ रो में भी देखो आपको सिंगल 0 है, तो फोर्थ रो में सिंगल 0 असाइन किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 है तो उसे कैंसिल कर दो। नेक्स्ट देखो अभी सेकेंड रो में सिंगल 0 है, तो सेकेंड रो में सिंगल 0 असाइन किया, कॉलम में कुछ भी कैंसिल करने के लिए नहीं है एक्स्ट्रा 0। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट, यानी कि सेल्समैन ए कहाँ पर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट 1 में जाएगा। सेल्समैन बी को कहाँ पे असाइन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट 3 में, और सेल्समैन सी को डिस्ट्रिक्ट 2 में, और सेल्समैन डी को डिस्ट्रिक्ट 4 में। तो ये वे से अगर हम असाइनमेंट करते हैं तो कंपनी को मैक्सिमम सेल्स मिलेगा वहाँ से। तो अभी हम देखो यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, पहला आएगा यहाँ पे सेल्समैन, ठीक है, सेल्समैन आएगा, यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, ठीक है। सेल्समैन, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रॉफिट। सेल्समैन ए है, देन बी है, सी है और डी है।
तो सेल्समैन ए कहाँ पर असाइन हो रहा है, देखो सेल्समैन ए जो है सॉरी यहाँ पर सेल्समैन ए जो है डिस्ट्रिक्ट 1 को असाइन हो रहा है, तो 1 हो गया। सेल्समैन बी कहाँ पर असाइन होगा, 3rd डिस्ट्रिक्ट में। और सेल्समैन सी कहाँ पर जा रहा है, वो 2nd डिस्ट्रिक्ट में। और सेल्समैन डी कहाँ पर जा रहा है आपका 4th डिस्ट्रिक्ट में। ये हो गया असाइनमेंट। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट दिया था वो लेना है। देखो आपको ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का टेबल है। तो A1 का प्रॉफिट देखो, A1 का प्रॉफिट है 16, तो यहाँ पे लिख दो आप 16। B3 का प्रॉफिट देखो 15 है, तो 15 लिख देंगे हम लोग। C2 का देखो प्रॉफिट कितना है 15, तो लिख दो 15। देन D4 का प्रॉफिट देखो, D4 का प्रॉफिट है 15, सबको ऐड कर देंगे हम लोग, देखते कितना था टोटल प्रॉफिट। तो 15 4 जा 60 यानी कि ये 61 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹61। सो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹61। ये हमारा फाइनल आंसर है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर योर अपकमिंग HSC 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइदर 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये आपके एग्जाम में। नाउ देखो अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आइदर आपको 3 या तो फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो एक्सरसाइज 7.1 में हमने किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम किया था, और एक्सरसाइज 7.2 में अब हम करेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो मैं देखो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो एक्सरसाइज 7.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है। आपको यहाँ पर दिया है जॉब्स, सो देयर आर 2 जॉब्स A एंड B एंड देयर आर 3 आपको यहाँ पर दिया है 3 जॉब्स, जॉब 1 है 2 है 3 है, और आपको दिया है 2 डिपार्टमेंट यानी कि A एंड B। तो A एंड B एक मशीन हो गया, तो 3 जॉब्स को हमें 2 मशीन पे प्रोसेस करना है, यानी कि ये 2 मशीन 3 जॉब का प्रॉब्लम है, 2 मशीन N जॉब का प्रॉब्लम है ये। तो क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, दैट मीन्स टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश ऑल द 3 जॉब ऑन 2 मशीन A एंड B। एंड हमें यहाँ पे सेकेंड थिंग फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द वेटिंग टाइम या उसे हम बोलते हैं आइडल टाइम फॉर ईच मशीन A एंड B। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमें ऑलवेज फाइंड आउट करना होता है सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस फॉर्म करेंगे कि कौन से सीक्वेंस में जॉब जो है वो लगेगा मशीन के ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे सीक्वेंस बनाने के लिए अभी यहाँ पे 3 जॉब है, राइट, 3 जॉब्स है। तो मैं देखो यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 जॉब्स है तो 3 बॉक्सेस आएगा। नाउ सी हियर मशीन A है और ये देखो मशीन आपका B है। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है ना, हम मिनिमम टाइम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मशीन A और मशीन B, तो मशीन A और B दोनों का हम मिनिमम टाइम निकालेंगे। तो मशीन A और मशीन B में मिनिमम टाइम पूरे में कहाँ मिल रहा है आपको, मिनिमम टाइम देखो आपको 3 मिल रहा है। और ये जो 3 है ना, दिस 3 बिलोंग्स टू मशीन B। तो मशीन B का एंट्री जो है वो हम राइट से लेफ़्ट करेंगे और मशीन A का एंट्री जो है हम लेफ़्ट से राइट करते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है आपको, 3 दिया है, एंड दिस 3 बिलोंग्स टू मशीन B। यानी कि सबसे पहले जॉब यहाँ पर देखो 3 आएगा राइट साइड से, जॉब 3rd राइट साइड से पहले लगेगा आपका। जॉब नंबर 2 सॉरी यहाँ पे जॉब आएगा 2, जॉब 2 आपका पहले लगेगा। तो ये तो हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अब जो रिमेनिंग वैल्यू बचा है टाइम, उसमें देखेंगे मिनिमम टाइम कौन सा है। तो अब देखो हमें मिनिमम टाइम मिल रहा है 4, एंड दिस 4 बिलोंग्स टू अगेन दिस 4 अगेन बिलोंग्स टू मशीन B एंड जॉब 3 है। तो यहाँ पर देखो 3rd आ जाएगा आपका, और जो रिमेनिंग बचा हुआ है वहाँ पे क्या आएगा आपका, 1st जॉब आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, यानी कि ये सीक्वेंस में हम जॉब को प्रोसेस करेंगे ऑन 2 मशीन A एंड B। पहले आपका जॉब 1 लगेगा, फिर जॉब 3 लगेगा, फिर जॉब 2 आएगा, उसमें भी ऑर्डर है।
जो जॉब 1 है पहले मशीन ए पे जाएगा फिर बी पे जाएगा, उसके बाद फिर जॉब 3 है वो पहले मशीन ए पे जाएगा फिर बी पे जाएगा, सेम ऐसे जॉब 2 मशीन ए पे जाएगा फिर बी पे जाएगा। तो ये ऑर्डर में हमें उसे प्रोसेस करना होता है। ये तो हो गया जॉब सीक्वेंस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर जॉब सीक्वेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे जॉब सीक्वेंस इज पहले 1, फिर देखो थर्ड जॉब और फिर ये सेकेंड जॉब लगेगा आपका। ये तो हो गया जॉब सीक्वेंस। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम। सो टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम हमें टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए मैं देखो टेबल फॉर्म करता हूँ। सो टू फाइंड द मिनिमम इलैप्स टाइम, देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर दिया है। एक टेबल यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे जॉब है, फिर मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए का देखो ये इन टाइम रहेगा और यहाँ पे आउट टाइम रहेगा। सेम ऐसे ही मशीन बी का भी इन टाइम रहेगा और आउट टाइम रहेगा। तो हमें ऑर्डर क्या मिला है, जॉब का सीक्वेंस देखो मिला है 1, 3 एंड 2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 3 एंड 2। ये देखो हमें सीक्वेंस मिला है, ठीक है। देखो तो ये मैंने टेबल फॉर्म कर दिया। अब हम देखो वैल्यूज इसमें एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जॉब 1 है, तो जॉब 1 का इन टाइम, तो इन टाइम ऑलवेज स्टार्टिंग में 0 होता है। तो 0 टाइम पे जॉब 1 जो है मशीन ए पर जाएगा। अब देखो जॉब 1 को मशीन ए पर कितना टाइम लगता है, जॉब 1 को मशीन 8 पर 8 आवर्स लगता है। तो इसका आउट टाइम क्या हो जाएगा 0 + 8, मतलब 8 आवर्स के बाद वो प्रोसेस होके बाहर निकलेगा और वो मशीन बी पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका जॉब थर्ड का देखो, अब जॉब थर्ड का यहाँ पे कितना टाइम दिया है मशीन ए पे 5 आवर्स दिया हुआ है। तो अभी ये जॉब 1 जो है वो कभी आउट हो रहा है, 8 पे आउट हो रहा है ना, तो जॉब 3 यहाँ पे 8 पे इन होगा। और जॉब थर्ड को मशीन ए पे टाइम कितना लग रहा है, जॉब 3 को मशीन ए पे टाइम लग रहा है 5 आवर्स, यानी कि 5 आवर्स तक प्रोसेस होगा मशीन ए पे। तो 8 + 5 वो 13 पे आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब जो है मशीन ए पे वो सेकंड वाला आएगा, कभी आएगा 13 पे आएगा, बिकॉज ये 13 पे आउट हो रहा है ना। तो नेक्स्ट जॉब 2 जो है मशीन ए पे एट टाइम 13 पे लगेगा। और इसको कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने को, देखो जॉब 2 को मशीन ए पे 6 आवर्स लगता है। तो 13 + 6 कितना हो जाएगा, ये एट 19 पे आउट हो जाएगा ये। तो ये हमने मशीन ए का प्रोसेसिंग आपको बता दिया। अब सेम ऐसे ही मशीन बी का भी करेंगे। देखो मशीन बी जो है, अब ये जॉब 1 जो है, जॉब 1 कभी आउट हो रहा है 8, ठीक है ना। तो 8 पे आउट हो रहा है तो इसका इन टाइम ये सेम रहेगा, 8 रहेगा। अब जॉब जो है 1 मशीन ए पे 8 पे आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 8 इसका इन टाइम हो गया। अब जॉब 1 देखो मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, जॉब 1 को मशीन बी पे, जॉब 1 को देखो मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, जॉब 1 को मशीन बी पे 8 आवर्स लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो नेक्स्ट ये वैल्यू लिखने के लिए ना आप क्या करोगे, ये 13 है और ये 16 है, इसमें से जो मैक्सिमम रहेगा वो वैल्यू हम ऑलवेज लेते हैं। तो 13 और 16 में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आपका 16 है। यानी कि जॉब 3 जो है वो मशीन बी पे कब लगेगा, 16 पे लगेगा ना, बिकॉज 16 तक तो मशीन इंगेज है पूरा वो। तो जॉब 3 मशीन बी पे कब जाएगा, एट टाइम 16 पे जाएगा। अब जॉब 3 मशीन बी देखो, ये जॉब 3 है मशीन बी 4 आवर्स लगता है। तो 16 + 4 यानी कि वो 20 पे आउट हो जाएगा, 20 आवर्स के बाद आउट हो जाएगा वो, ठीक है। अभी देखो ये 20 है और ये 19 है, तो 20 और 19 में मैक्सिमम 20 है, तो ये 20 हो जाएगा जॉब 2 का मशीन बी पे इन टाइम। अब देखो जॉब 2 मशीन बी, जॉब 2 मशीन बी कितना टाइम लग रहा है उसको, 3 आवर्स लग रहा है। तो ये 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये जो आपको 23 मिला ना, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप, 23 आवर्स लिखोगे। जो भी आपको दिया रहेगा, आवर्स में तो आवर्स लिखो, डेज है तो डेज लिखो, या फिर मिनट्स है तो मिनट्स लिखो, सेकंड है सेकंड लिखो, आप जो भी दिया रहेगा। तो टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम कितना हो गया, 23 आवर्स हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है आइडल टाइम, जो कि बहुत ईजी है। देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइडल टाइम। आइडल टाइम या इसे हम बोलते हैं वेटिंग टाइम ऑफ मशीन। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन ए, ठीक है,
आइडल टाइम फॉर मशीन ए, यानी कि मशीन ए कितने टाइम तक आइडल यानी कि वेटिंग रहेगा, उसके ऊपर कोई जॉब नहीं रहेगा। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन ए क्या करना है, जो टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम है ना 23, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है मशीन ए का ऑल टाइमिंग ऐड करके। तो मशीन ए देखो यहाँ पर है, इसका पूरा टाइमिंग आप ऐड कर दोगे। 8 + 6 14, 14 + 5 कितना हो जाएगा 19, और ये सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 4 आवर्स आएगा। यानी कि जो मशीन ए है वो 4 आवर्स तक आइडल रहेगा, उसके ऊपर कोई जॉब नहीं प्रोसेस होगा। सेम ऐसे ही हम लिखेंगे आइडल टाइम, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन बी क्या करने का, टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम माइनस बी का टोटल टाइमिंग ऐड कर दो, माइनस मशीन बी का टोटल टाइमिंग ऑफ ऑल द जॉब्स ऐड कर दो। देखो मशीन बी का 8 + 3 11, 11 + 4 कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा ये 8 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी कि टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम इज इक्वल टू 23 आवर्स, आइडल या वेटिंग टाइम फॉर मशीन ए इज़ 4 आवर्स, आइडल और वेटिंग टाइम फॉर मशीन बी इज 8 आवर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आइदर 3 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो इसके पहले जो मैंने सॉल्व किया था सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम, उसमें जो हमें 2 मशीन दिया था और n जॉब। अब यहाँ पर क्या है 3 मशीन है और n जॉब है। तो जब 3 मशीन n जॉब का प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहले हमें उसे 2 मशीन n जॉब में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 मशीन को जब 2 मशीन में कन्वर्ट करोगे उसके बाद हम नॉर्मल वे से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बुक्स, तो बुक्स जो हो गया आपका जॉब हो गया, एक्चुअली वो है A B C D and E दिया है। देन हमें यहाँ पे मशीन दिया है P Q R, यानी कि ईच बुक जो है वो मशीन P पे जाएगा, फिर Q पे जाएगा, फिर R पे जाएगा प्रोसेस होने के लिए। तो 3 मशीन दिया है, तो सबसे पहले मैं 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करता हूँ। बट कन्वर्ट करने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि 3 मशीन का प्रॉब्लम 2 मशीन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए एक रूल है। देखो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ मिनिमम, हाँ मिनिमम ऑफ मशीन P, मिनिमम ऑफ P, मिनिमम ऑफ मशीन P। तो मशीन P का देखो मिनिमम वैल्यू क्या दिया है, मिनिमम वैल्यू मशीन P का हमें दिया हुआ है यहाँ पर 4 दिया है। फिर हम फाइंड आउट करते हैं ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड मशीन यानी कि Q। तो मशीन Q का देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है, हमें 6 दिया हुआ है। फिर हम अगेन फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ मशीन R, R का जो मिनिमम वैल्यू हमें कितना दिया है, देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका मशीन A B C ऐसा ऑर्डर है तो मशीन A और मशीन C का मिनिमम लोगे और मशीन B का हम मैक्सिमम निकालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपका देखो मशीन P एंड R का हम मिनिमम वैल्यू लेंगे और मशीन Q का हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो रूल क्या होता है मालूम है, रूल ये देखो आपका है मिनिमम शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम। तो देखो ये मिनिमम 4 है, वो तो इससे ग्रेटर नहीं आएगा, बट ये जो मिनिमम R है ना ये इसके इक्वल टू है। तो हम लिखेंगे मिनिमम ऑफ R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ Q। ठीक है, किसी एक मशीन के लिए सेटिस्फाइड करना चाहिए कंडीशन। तो मिनिमम ऑफ R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ Q है, देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड। हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड, हाँ कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा दैट मीन्स 3 मशीन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3 मशीन प्रॉब्लम, हाँ देयरफॉर 3 मशीन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड into 2 machine problem, into 2 machine problem, into 2 machine problem। तो 3 मशीन प्रॉब्लम को हम 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हम 2 इमेजिनरी मशीन लेंगे। एक तो हम लेंगे मशीन, देखो यहाँ पे G ले लेंगे, ठीक है, एक मशीन G लेंगे और दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पे मशीन H। ठीक है,
मशीन जी का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? मशीन जी का वैल्यू जो है हम पी और क्यू को ऐड करके निकालेंगे और मशीन एच का वैल्यू हम क्यू और आर को ऐड करके निकालेंगे। ये रूल होता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पर देखो मशीन जी इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख दो और मशीन आर का वैल्यू जो है वो क्यू प्लस आर करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो मशीन जी, तो P प्लस क्यू ऐड करो, P और Q को ऐड करो वैल्यूज़ को, 4 प्लस 5 देखो ये हो जाएगा आपका 9, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो आपका 9 प्लस 6 तो ये हो जाएगा आपका 15, 8 प्लस 2 यहाँ पे 10 आएगा, 6 प्लस 3 देखो ये 9 हो जाएगा और ये 5 प्लस 4 ये भी देखो आपका 9 आएगा। दिस वे मशीन एच का टाइमिंग निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मशीन क्यू एंड आर के टाइमिंग को ऐड करेंगे हम लोग। तो ऐड कर दो 5 प्लस 8 ये हो जाएगा 13, 6 प्लस 10 ये हो जाएगा 16, देन उसके पास 2 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 8 आपका, देन 3 प्लस 7 तो ये हो जाएगा आपका 10, देन 4 प्लस 11 तो ये हो जाएगा आपका 15। और यहाँ पर आपको बुक्स दिया हुआ था, दिस इज़ A B C D और ये E, राइट, ये 5 बुक्स था। तो इसे टेबल में लिख दो दिस वे। अब हम सीक्वेंसिंग इजीली फॉर्म कर सकते हैं, जॉब सीक्वेंस अब आप यहाँ से फॉर्म कर सकते हो इजीली। अब हम जॉब सीक्वेंस लिखेंगे तो हमें यहाँ पे 5 बॉक्सेस बनाना पड़ेगा जॉब सीक्वेंस के लिए। सो देखो मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, हमें यहाँ पे बॉक्सेस बनाना होगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। 5 जॉब्स यहाँ पे आ जाएगा। अब सीक्वेंस कैसे बनाना है वो हम ये टेबल से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो इमेजिनरी मशीन हमने लिया है जी एंड एच, इसमें हम सबसे मिनिमम पहले टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे मिनिमम टाइम क्या मिल रहा है देखो आपको, तो मशीन जी और एच में अगर आप सर्च करोगे तो मिनिमम टाइम देखो आपको 5 मिल रहा है, ये आपको मिनिमम टाइम मिल रहा है। So this 5 belongs to machine G, 5 belongs to machine G। तो मशीन G का एंट्री हम लेफ्ट से राइट करेंगे और मशीन H का एंट्री हम राइट से लेफ्ट करते हैं। So 5 belongs to मशीन G और जॉब A है तो सबसे पहले जॉब A आएगा मशीन के ऊपर। अब ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपका मशीन। नेक्स्ट मिनिमम सर्च करेंगे। अब मुझे नेक्स्ट मिनिमम देखो यहाँ पर मिल रहा है वो है 8। Now this 8 belongs to मशीन H एंड जॉब C है। तो मशीन H का एंट्री कहाँ से होगा, यहाँ राइट से लेफ्ट होगा। तो ये जो आपका जॉब है ना C, वो यहाँ पर आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जॉब C हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मिनिमम सर्च करेंगे। तो नेक्स्ट मिनिमम देखो यहाँ पर दिया है 9 और यहाँ पर भी 9 है। तो जब टाई होता है तो एट रैंडम आप कुछ भी ले सकते हो, ये 9 लिया तो भी राइट आएगा, ये 9 लिया तो भी राइट आएगा, बट हम ऑर्डर में जाएंगे। तो पहला देखो ये 9 है, तो 9 बिलोंग्स टू जॉब D और मशीन G है। तो यहाँ पे जॉब आएगा आपका D, तो ये जॉब भी हो गया, सीक्वेंस बन गया। नेक्स्ट मिनिमम देखो अगेन आपको यहाँ पे ये 9 लेंगे, तो 9 बिलोंग्स टू जॉब E एंड मशीन G, तो यहाँ पे E आ जाएगा। और रिमेनिंग कौन सा बचा आपका, यहाँ पे B बचा हुआ है, दिस वन। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, A D E B C, ये जॉब का सीक्वेंस हो गया। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ देयरफॉर जॉब सीक्वेंस। हाँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर जॉब सीक्वेंस इज A D, फिर आएगा E, फिर आएगा B, देन आएगा C। एक बार आपको जॉब सीक्वेंस मिल गया तो उसके बाद हम टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर ईच मशीन फाइंड आउट करने के लिए टेबल बनाएंगे। तो चलो मैं टेबल फॉर्म कर देता हूँ। सो देखो हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म कर दिया है, तो यहाँ से आपको टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर ईच मशीन मिल जाएगा। तो जब आप टेबल फॉर्म किया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है जॉब सीक्वेंस, तो यहाँ पे बुक का सीक्वेंस आएगा। तो बुक हमें क्या दिया, देखो यहाँ पे सीक्वेंस ऑलरेडी हमें दिया हुआ है A D E B C, ये हमने सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, पहले A है, देन यहाँ पे नेक्स्ट D आ रहा है, देन आपका E आ रहा है, फिर B और लास्ट में देखो C आ रहा है। ये आपका सीक्वेंस हो गया। अभी आपको इन आउट टाइम लिखना है। देखो ये जो मैंने G और H जो मशीन लिया था ना, इमेजिनरी मशीन, G हमने कैसे लिया था, मशीन P और Q के टाइमिंग को ऐड करके, और हमने H कैसे निकाला था, मशीन Q एंड R के टाइमिंग को ऐड करके। तो ये जो हमने G और H फाइंड आउट किया था टोटल टाइमिंग, ये जस्ट हमने ये सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए किया था। बट
बट जब आपको आइडल टाइम और टोटल मिनिमम इलाज टाइम निकालना है तो टेबल में अब ये मशीन जी और एच का कोई रोल नहीं रहेगा, वो जस्ट सीक्वेंस के लिए ही होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मशीन पी का इन टाइम आउट टाइम, मशीन क्यू का इन टाइम आउट टाइम और लास्ट में है मशीन आर का इन टाइम और आउट टाइम। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। देखो कोई भी मशीन, देखो कोई भी जॉब जब मशीन पर जाएगा तो वो 0 टाइम पे जाता है। तो ये जो जॉब ए है वो 0 टाइम पे जाएगा। अब देखो जॉब ए मशीन पी पे टाइम कितना लगता है, जॉब ए का मशीन पी पे टाइम लगता है 4 आवर्स, तो ये 0 + 4 आवर्स के बाद आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब देखो डी पे 4 पे स्टार्ट होगा जॉब डी। अब देखो मशीन पी पे डी का टाइम, देखो मशीन पी पे डी का टाइम है 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 पे आउट होगा। नेक्स्ट जॉब जो है ई वो 10 पे स्टार्ट होगा। अब इसका टाइमिंग देखो मशीन पी पे, तो मशीन पी पर टाइमिंग जो है ई का, मशीन पी पे टाइमिंग ई का 5 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 आवर्स के बाद आउट होगा ये। नेक्स्ट जॉब बी जो है वो 15 पे स्टार्ट होगा और बी का टाइमिंग देख लो मशीन पी पर, बी का टाइमिंग है 9, तो ये हो जाएगा आपका 15 + 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब जो सी है वो 24 पे स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 24। जॉब सी का टाइमिंग देख लेते हैं, जॉब का सी का टाइमिंग मशीन पी पे 8 है, तो यहाँ पे आप 8 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 32 मिल जाएगा। तो मशीन पी का जो प्रोसेसिंग है ऑल जॉब कंप्लीट हो गया। अब हम मशीन क्यू के ऊपर जॉब को प्रोसेस करेंगे। सो देखो जॉब ए मशीन पी पे कभी आउट हो रहा है 4 पे आउट हो रहा है, मतलब ये 4 पे इन हो जाएगा। अब देखते हैं जॉब ए मशीन क्यू पर कितना टाइम लेता है। जॉब ए मशीन क्यू पर टाइम लेता है 5 आवर्स, तो ये हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 आवर्स। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये 9 है और ये वैल्यू देखो 10 है, दोनों में जो मैक्सिमम रहेगा वो हमें लेना होता है बाय रूल। तो हम यहाँ पे इन टाइम इसका 10 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस, देखो जॉब डी मशीन क्यू पे, देखो जॉब डी मशीन क्यू पे 3 आवर्स लेता है, तो 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे ये 13 और ये 15 है, दोनों में मैक्सिमम लेना है आपको, तो मैक्सिमम आएगा 15। तो देखो 15 प्लस जॉब ई का टाइमिंग देखो मशीन क्यू पे 4 है, तो 15 + 4 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो ये 19 है और ये 24 है, तो मैक्सिमम इज 24, तो हम यहाँ पे 24 इन टाइम लेंगे, तो 24 प्लस देखो मशीन क्यू जॉब कौन सा है, ये बी है, तो जॉब बी मशीन क्यू पे टाइम कितना ले रहा है, वो 6 आवर्स ले रहा है, तो 24 + 6 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो ये 30 है और ये 32 है, तो आपका यहाँ पे ये 32 से स्टार्ट होगा, तो 32 इन टाइम हो गया, 32 प्लस जॉब कौन सा है सी, तो जॉब सी का क्यू पे टाइमिंग देखो कितना है 2 है, तो 32 + 2 करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं मशीन आर के ऊपर कैसे होगा प्रोसेस जॉब। तो ये देखो यहाँ पे जॉब ए जो है 9 पे आउट हो रहा है मशीन क्यू पे, तो यहाँ पे 9 इसका इन टाइम हो जाएगा, तो 9 प्लस आउट कभी होगा मशीन ए का आर पे टाइमिंग, देखो मशीन ए का आर पे टाइमिंग है 8, तो 9 + 8 करोगे देखो 17 हो जाएगा। मेथड सेम है, अब ये 17 और 13 में कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम लेंगे, तो मैक्सिमम 17 है, तो 17 नेक्स्ट जॉब का इन टाइम हो जाएगा, तो 17 प्लस जॉब डी को देखो आर पे 7 आवर्स लगता है, तो 17 + 7 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब देखो ये 24 है और ये 19 है, तो मैक्सिमम 24 है, तो ये देखो आपका 24 पे स्टार्ट होगा, तो 24 प्लस जॉब ई का टाइमिंग देखो, जॉब ई का टाइमिंग आर पे है 11 आवर्स, तो 11 ऐड कर दो, तो 4 + 1 5, 2 + 1 3, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो ये 35 है और ये 30 है, तो मैक्सिमम 35 है, तो 35 नेक्स्ट जॉब का इन टाइम हो जाएगा, सो दिस इज 35 प्लस नेक्स्ट देखो यहाँ पे जॉब बी है, तो जॉब बी का टाइमिंग देखो आर पे 10 है, तो 35 + 10 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो ये 45 ये 34 है तो मैक्सिमम 45 हो गया, तो 45 प्लस टाइमिंग देखो इसका कितना हो जाएगा 45 प्लस सी। अभी देखो सी का टाइमिंग देखो, सी का टाइमिंग है 6 आवर, तो 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो लास्ट का देखो जो वैल्यू मिल रहा है वो 51 मिल रहा है, तो 51 क्या हो जाएगा टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम हो जाएगा। यानी कि ऑल जितना भी जॉब दिया है आपको, ऑल 5 जॉब को ऑल 3 मशीन पर प्रोसेस करने के लिए टोटल मिनिमम जो टाइम लगेगा वो 51 आवर्स लगेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम इज इक्वल टू लिखोगे आप 51 आवर्स। ठीक है, तो टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम तो हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ईच मशीन का आइडल टाइम। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आइडल टाइम फॉर मशीन पी। तो मशीन पी का आइडल टाइम निकालना है तो क्या करोगे, मशीन ये जो आपको 51 मिला है, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे मशीन पी का जो टोटल टाइम होगा। मशीन पी का टोटल टाइम ऐड कर लो, 4 + 9 13, 13 + 8 कितना आएगा 21, 21 + 6 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 + 5 कितना हो जाएगा 32। तो 32 माइनस कर दो कितना आएगा इसमें से 11 - 32, तो 11 - 2 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और ये 4 - 3 1, यानी कि 19 आवर्स आएगा। तो जो आपका मशीन पी है वो 19 आवर्स के लिए आइडल रहेगा। सेम ऐसे हम बाकी का भी आइडल टाइम निकाल सकते हैं। अब हम मशीन क्यू का आइडल टाइम निकालेंगे। मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ आइडल टाइम फॉर मशीन क्यू इज इक्वल टू टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम माइनस क्यू का टाइमिंग, मशीन क्यू का टाइमिंग ऑफ ऑल जॉब्स ऐड करके माइनस कर दो। सो देखो यहाँ पे क्यू का टाइमिंग क्या है 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 3 कितना हो जाएगा 16, 16 + 4 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस करो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, 31 आवर्स रहेगा इसका आइडल टाइम। सेम ऐसे ही हम लास्ट मशीन यानी कि आइडल टाइम फॉर मशीन आर भी निकालेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ आइडल टाइम फॉर मशीन आर इज इक्वल टू टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम 51 है माइनस ये टाइमिंग ऐड करो 10 + 8 18, 18 + 6 24 हो जाएगा, 24 + 7 करेंगे तो 31 आएगा, 31 + 11 करेंगे तो हमें 42 मिलेगा। तो 42 माइनस करो कितना आएगा 11 - 2 जाएगा 9, 4 और -4 तो 0, यानी कि 9 आवर्स आएगा। सो टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम फॉर मशीन आर इज 9 आवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये टाइप का क्वेश्चन आपके HSC बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। अगर देखो 2 मशीन का प्रॉब्लम आएगा तो मोस्टली वो 3 मार्क्स के लिए आता है, बट अगर 3 मशीन का प्रॉब्लम आता है तो वो 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने इसे सॉल्व कर दिया है एंड आई होप आपको ईच एंड एवरी स्टेप पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 7 दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड जॉब सीक्वेंसिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।